आप बताइए दीपशी जल्दी। पहले जो उधर पहले हमारे इधर फूड सिक्योरिटी, तो इसलिए उधर अगर हम लोग जो गवर्नमेंट जो स्कीम चला रहा है नदी जोड़ो कोरिडोर, उसको अगर हम लोग राजस्थान में सही से अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उधर नदी पानी का अवेलेबिलिटी जब हो जाएगी तब हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सही होगी। जब एग्रीकल्चर सही होगी, फूड सिक्योरिटी सही हो जाएगी, तब उधर आएगी हमारा जो वो और दूसरी इंडस्ट्री भी लगेगी, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल आता है वो हमारा इंडस्ट्री में भी आ जाएगी। अगर नदी जोड़ो परियोजना कर लेंगे तो उधर से भी इंडस्ट्री का ट्रांसपोर्टेशन का काम भी सही से हो जाएगी। और उधर हम लोग सोलर को काम पे लगा के इंडस्ट्री का भी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोग पूरी फुलफिल कर सकते हैं। राइट, गुड। आप बताइए। ग्रीन एनर्जी के लिए रिसर्च सेंटर को बना सकते हैं। ग्रीन एनर्जी के लिए, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी लाइक द विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, राइट। देन और नहीं, दैट्स इट। मैम, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप है पशुपालन, कृषि और पशुचारण है। गेहूं और जौ जैसी खेती यहाँ पर बड़ी क्षेत्रों में की जाती है। खेती बड़ी क्षेत्रों में की आप जाती अपने है। नोट्स में देखकर बताइए आराम से। नोट्स कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए। मैम, की जाती है जैसे कि दाल, गन्ना और तिलहर, कपास और तंबाकू। अच्छा, हाँ, फोन बंद करिए, फोन बंद। ओ, मुझे लगा पॉइंट्स कॉपी में लिखे हुए हैं आप। लिखे हैं। मैं लिखे। चलो अब बताओ, फोन बंद हो गया ना, अब Yes. बताइए। हम जैसे तंबाकू जैसी क्षेत्रों को वहाँ ज़्यादा राज्यों में गेहूँ और जौ और अब उधर देखेंगे तो भी कुछ नहीं दिखेगा। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो गई, आप आईएएस बन गए और आप राजस्थान में पहुंच गए और आपको भेज दिया जाए जैसलमेर, ठीक है, या वेस्टर्न राजस्थान में कोई भी जगह जो आपको अच्छी लगे, वहाँ आप पहुँच गए। अब ये सोच के अब आप बताइए कि अब आप वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब बहुत कुछ होता है। वहाँ पे इकोनॉमी को भी ग्रो करना है, Yes, ma'am. है ना? अर्थव्यवस्था। उसके बाद जो सोसाइटी है उसको भी, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी एनरिच करना है, एनहांस करना है। एजुकेशन आपको लेके लानी है, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। सारे ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात होती है तो आप कैसे वहाँ डेवलपमेंट करेंगे वो बताइए। वहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्था होगा। हाँ, इधर एजुकेशन की व्यवस्था होगा और इंडस्ट्री लगेगी। नहीं, आप जाएंगे डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ पे होगा। यस मैम। आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे, बात तो वही है। यही ना ना ना, मुझे पता है, बिहार की पूछूंगी तो बता दोगे। ठीक है, इसलिए बिहार की नहीं पूछ रही, इसलिए राजस्थान की पूछ रही हूँ। बताइए। बिहार को पता नहीं है। चलो बिहार की बताओ। बिहार बता रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे तो पहले तो मतलब मैम
जो बेरोजगार रहेंगे उनको रोजगार देने का काम होगा। रोजगार कैसे देंगे? जैसे सोचिए, रोजगार या तो ऐसा है कि रोजगार है और हम ऐसे ऐसे बांट रहे हैं। हमें रोजगार जनरेट करना, रोजगार की ही कमी है, तो रोजगार देना मतलब रोजगार पहले जनरेट करना। यस मैम। तो रोजगार जनरेट कैसे करेंगे आप अपने एरिया के पहले ये देखिए किस तरीके के संसाधन है वहाँ पर, शिक्षा का क्या स्तर है, वहाँ जो लोग हैं उनकी मानसिकता का क्या स्तर, कैसे आप शिक्षा बढ़ाएंगे, कैसे मानसिकता में सुधार लाएंगे, कैसे नए ऐसे संसाधन लाएंगे आप कि रोजगार बन सके। रोजगार होगा तो लोग भी उनसे जुड़ जाएंगे, वो बताइए। अच्छा, आपके यहाँ खेती होती है? Yes, कृषि ma'am. करते हैं? क्या क्या उगाते हैं? गेहूँ, चावल, मक्का। और सबके पास जो जमीन वगैरह होती है सबके पास बराबर है, कम ज्यादा है? मतलब कम ज़्यादा है। कम ज्यादा है। ज्यादातर लोगों के पास जमीनें हैं क्या? है ज़्यादातर लोगों के पास ज्यादातर लोगों के पास लैंड होल्डिंग्स हैं। है। यस मैम। अच्छा, तो वहां से लोगों का बाहर आने का रीजन क्या है? बाहर आने का रीज़न ये है कि सिर्फ खाने से थोड़े होगा, कुछ मनी भी तो चाहिए। यस, हाँ, अब बताइए। मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि जितने वहाँ संसाधन हैं उतने संसाधनों से वहाँ की जो जनसंख्या है उसका सिर्फ पेट बढ़ सकता है। यस मैम। है ना? Yes, जीवन में और अच्छा सुधार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जिनके पास है उतने संसाधन हैं, Yes, लैंड होल्डिंग्स अच्छी होंगी, रोजगार के साधन अच्छे होंगे, ज़्यादातर के पास नहीं है इसलिए वो मजदूरी में लगे, यस है ना? अब मजदूरी वहाँ पे क्या रेट मिलता है मजदूरों को पर डे? 300। 300 रुपये। और महंगाई हर जगह वैसी है। यस मैम। अच्छा, और मैंने तो सुना है ये पटना वटना ये जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं वो तो और ज़्यादा महंगे हैं। यस, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा महंगे हैं। एजुकेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर महंगा है। एजुकेशन लेवल कैसा है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। अब बताइए, अब आप क्या करेंगे वहाँ पे? किस तरीके से जनरेट करेंगे वहाँ पे रोजगार कि वहाँ के लोगों को बाहर नहीं निकलना पड़े, वहीं पे उनको रोजगार मिल जाए? वहाँ पर कंपनियाँ लगेगी नहीं रही। और कंपनी के कौन सी वाली कंपनी लगाएंगे आप? सोचिए, हम आंसर पे जा रहे हैं। अगर आपने बोला कि वहाँ इंडस्ट्री लगेगी, कोई कंपनी बनेगी, तो उस इंडस्ट्री में किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए, कुछ उत्पादन होना चाहिए। उत्पादन तब होगा जब रॉ मटेरियल आएगा। तो इंडस्ट्री लगेगी मतलब कोई ना कोई रॉ मटेरियल वहाँ आसपास होगा, इसीलिए आपने वहाँ इंडस्ट्री का सोचा है। क्या रॉ मटेरियल है वहाँ पे? गंगेटेक प्लेन है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, कृषि आधारित जो इंडस्ट्रीज उद्योग होते हैं वो वहाँ लग सकते हैं। और बताइए इंडस्ट्री क्या लगेगी वहाँ पे? हम कृषि से लग सकती है। ठीक है, और बताइए। वहाँ के लोकल आर्ट के बारे में पता होगा आपको? थोड़ा बहुत। इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करो, ठीक है? रीजन वाइज जब ज्योग्राफिकल कंडीशन आपको पता हो तो उसको इकोनॉमी से कनेक्ट करके देखो, उसको सोसाइटी से कनेक्ट करके देखो, ठीक है? चलो, समझ में है? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में फिजियोग्राफिकली डिवीजन इतने ज़्यादा हैं, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अलग अलग एरिया की अलग पहचान बन चुकी है। वो पहचान या तो भौगोलिक आधार पर बन गई है, मतलब उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बन गई है, या वहाँ पर रहने वाले लोगों की भाषा के हिसाब से बन गई है, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से बन गई है ना?
और इस अलग अलग पहचान के लिए हमने क्या कहा, ये क्षेत्र अलग, ये क्षेत्र अलग, ये क्षेत्र अलग, ये क्षेत्र अलग, मतलब क्षेत्रवाद यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जब हम किसी एक क्षेत्र का सोचते हैं तो हमें वहाँ की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब समझ में आ जाती है और उस क्षेत्र में आप डेवलपमेंट करने के तरीके निकाल सकते हो, है ना। लेकिन जब बात आती है नेशनैलिटी की, है ना, जब एक अथॉरिटी की बात आती है तो ऐसे में रीजनलिज्म को नेशनलिज्म के साथ में अगर रखा जाए तो कैसे इसमें कोएग्जिस्टेंस क्रिएट किया जाए, कैसे इसमें बैलेंस बनाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि रीजन वाइज अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी अपनी डिफिकल्टी है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले राजस्थान के बारे में जब डिस्कस किया तो आपको समझ में आया होगा वहां के लोगों की लाइफस्टाइल कितनी मुश्किल है, क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी खराब है, वहां इतनी एक्सट्रीम कंडीशन है, वहां लोग कैसे सरवाइव करते हैं, है ना। और उसके बाद डेवलपमेंटल इश्यूज इतने सारे, रिसोर्सेज की इतनी कमियां। अब यही जो डिफरेंसेस होते हैं ना बच्चों, इनकी वजह से क्या क्रिएट होता है, एक क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र की तुलना में या तो अमीर हो जाता है या फिर गरीब हो जाता है। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर कोई एक क्षेत्र, अब ध्यान से समझना, रीजनल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। एक रीजन कैसा हो रहा है, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस है, दूसरा रीजन इकोनॉमिकली थोड़ा सा डाउन है। अब जो प्रॉस्पेरस होगा वहां से रेवेन्यू ज्यादा जा रहा होगा, ज्यादा रेवेन्यू जाएगा। जिसकी कंडीशन थोड़ी डाउन है वहां से रेवेन्यू जा रहा है क्या, रेवेन्यू जाने का मतलब क्या हो रहा है, टैक्स। टैक्स कैसे जाएगा, या तो इनकम से या कॉर्पोरेट टैक्स, है ना। तो जहां पे इस तरीके, जहां पे एम्प्लॉयमेंट होगा, जहां इनकम होगी, जहां पे इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है, वहीं से तो टैक्सेस बहुत ज्यादा जाएंगे, है ना। जहाँ पे डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे रोड होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वहीं पे टोल टैक्स होंगे, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी वहीं का बिल बनेगा। इसका मतलब रेवेन्यू कहाँ जनरेट हो रहा है, जहाँ डेवलपमेंट है वहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और जो क्षेत्र, जो रीजन डाउन है, इकोनॉमिकली डाउन है, ध्यान समझना, आप बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि जितना टाइम हो गया है क्लास लेते हुए उस हिसाब से डेवलपमेंट आपका जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा स्लो है। आपके लिए बोल रही हूँ, आप ही के लिए बोल रही हूँ। हाँ, नाम बता दीजिए अपना। विशाल कुमार, ठीक है। तो आपको अपना क्लास में और ज़्यादा अटेंटिव रहोगे, और अगर मुझे क्लास में हेडफोन दिखाई दिया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि क्लास में आप रहते हो, ध्यान आपका फ़ोन में रहता है। फ़ोन जब्त कर लूँगी। जो हेडफोन का जो कसूर है ना, उसकी पनिशमेंट फ़ोन पे निकलेगी, फ़ोन जब्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मुझे कौन कितना ध्यान दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये रीजनल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं इकोनॉमी की वजह से, तो जो गरीब स्टेट रह जाता है, देखो एक हो गया कैसा स्टेट, डेवलप्ड, दूसरे स्टेट को क्या कहा गया, गरीब स्टेट। अब वो रेवेन्यू दे नहीं सकता, उसकी अपनी डिमांड्स हैं। वो क्या कहता है कि हमें डेवलपमेंट के लिए सरकार ज्यादा बजट दे, है ना, हमें डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ज्यादा बजट दे। और जब ये सवाल उठता है कि हमें डेवलपमेंट के लिए ज्यादा बजट दिया जाए, और तो वो कहते हैं क्यों, क्योंकि हम स्पेशल स्टेट्स हैं, हम स्पेशल स्टेट्स। इसलिए क्योंकि इंडिया में रीजनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अलग अलग रीजन में अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन है। कुछ रीजन ऐसे हैं जो अनडेवलप्ड हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको और ज़्यादा आगे लाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दिया, विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, उनको एक स्टेटस दे दिया, स्पेशल स्टेट्स। अब स्पेशल स्टेट्स का दर्जा मिलते ही, स्टेटस मिलते ही क्या होगा, अब गवर्नमेंट का जब बजट डिसाइड होता है तो उनको एक्स्ट्रा बजट दिया जाता है, उनको रियायतें बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, उनको बजट ज़्यादा अलोकेट किया जाता है, ठीक है। अब बजट ज़्यादा अलोकेट हो गया, रियायतें मिल गई, इसका मतलब क्या, अब आप डेवलपमेंट करो, अब आप डेवलपमेंट करो। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है,
वो रीजन क्योंकि अपनी एक ऐसी पहचान बना चुका होता है स्पेशल स्टेट की कि हमें तो सरकार से मदद की ज़रूरत है, हमें मदद की ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है, अब देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या क्रिएट होगा। जो टैक्स दे रहा है, जो रीजन रेवेन्यू दे रहा है, वो क्या कहेगा, रेवेन्यू अगर हम दे रहे हैं तो डेवलपमेंट भी यहीं करो। क्या बोलेंगे वो, इफ वी आर पेइंग टैक्सेस सो डेवलपमेंट शुड बी देयर ओनली। मतलब यहां का पैसा आप कहां दे रहे हो, किसी स्पेशल स्टेट में। अब होगा कि नहीं रीजनल और नेशनल इशू क्रिएट होगा ना। अब नेशनल लेवल पे सोचा जाए तो क्या होगा कि जहां पे है ज्यादा वहां से ले लिया, जहां जरूरत है वहां दे दिया, ये नेशनल इंटरेस्ट हो गया। और रीजनल इंटरेस्ट क्या कहता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट है, हमने कमा के टैक्स दिया, यहाँ और डेवलपमेंट करो, हम और कमा के हम और टैक्सेस देंगे। तो ये जब डिफरेंसेस इतने ज्यादा होते हैं तो जो इशू क्रिएट होते हैं वो सिर्फ क्लाइमेटिक इशू नहीं होते, वो सिर्फ इकोनॉमिक सोशल कल्चरल इशू नहीं होते, वो पॉलिटिकल इशू होते हैं। वो फिर और भी बड़े स्केल पे उन इशूज से पूरी राजनीति चलती है, पूरी पॉलिटिक्स चलती है उनसे। अब उससे और क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी का इशू क्रिएट होता है। वहां सेंटर और स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट देखो, सेंटर और स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट हो, ये चीजें पॉइंट लिख लेना। ठीक है, ये सेंटर और स्टेट के इशू क्रिएट होते हैं। सेंटर स्टेट के इशू कब क्रिएट ज्यादा हो जाएंगे, जब सेंटर की गवर्नमेंट अलग होगी और स्टेट की गवर्नमेंट अलग होगी। तो जब दोनों में अलग अलग पार्टी गवर्न कर रही होंगी तब इशू बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। अगर दोनों जगह सेम गवर्नमेंट है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम बन जाएगा, लेकिन अगर दोनों में गवर्नमेंट अलग होगी तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, है ना। समझ आ रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि रीजनल इन्फ्लुएंस अपने आप में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्षेत्रवाद अपने आप में बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है। ठीक है, क्षेत्रवाद के आधार बहुत सारे हो सकते हैं और इससे समस्याएं भी बहुत सारी हो सकती हैं। इससे एक ही देश में रहते हुए आर्थिक रूप से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की तुलना में बहुत अमीर या गरीब हो सकता है, वो फ़र्क हो सकता है। अमीर और गरीब हो गया तो वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे रोजगार, है ना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, फ़र्क हो जाएगा, है ना। और ये जो डिफरेंस होता है, डेवलपमेंट का जो डिफरेंस होता है, ये बहुत दूर तक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये लोगों की सोच में भी जाता है। फिर ये तो अगर रीजनलिज्म पे कोई क्वेश्चन आएगा, आप लिख दोगे आंसर? पॉइंट्स हैं आपके पास, लिख दोगे? अच्छा, अब अगर इसके समाधान के बारे में सोचा जाए कि क्या ऐसा समाधान हो, सॉल्यूशन कैसे किया जाए कि कभी भी रीजनल और नेशनल क्लैशेस नहीं हो, तो क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, बताइए। लाइक ओके, देखो ऐसा नहीं है कि जब ये स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया उसके बाद से लेके आज तक चाहते तो हो नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं होता, ऐसा नहीं है। इसके लिए पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। ठीक है, और हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर बजट वहाँ पे ज़्यादा दिया जा रहा है तो इसीलिए दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, लेकिन फिर भी लंबे समय से अगर वहाँ पे अगर एजुकेशन अभी भी मतलब डाउन है, अगर हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, लोगों को इलाज कराने के लिए बिहार से, यूपी से, वेस्ट बंगाल से, यहाँ से लोगों को दिल्ली आना पड़ रहा है अगर ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो समझ सकते हो कि वहाँ पे जो स्पेशल स्टेट के दर्जे से जो एक्स्ट्रा बजट जा रहा है वो कहाँ लग रहा है। ठीक है,
उसके बाद वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अगर वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप अलाउड है, मान लीजिए यूपी बिहार वाला क्षेत्र, वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र, भले ही यहाँ पे गरीबी हो, थोड़ा पिछड़ापन हो, कुछ एरियाज में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी प्राइवेट ऑनरशिप है वहाँ पे लैंड होल्डिंग्स पे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट और लोगों के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते जितने झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर गवर्नमेंट ने अपना कब्जा करके रखा हुआ है, लोग उस ज़मीन से हट चुके हैं, उनके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ज़्यादा ऑप्शन उनके पास है नहीं, ठीक है, डेवलपमेंट वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे कैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो बताइए। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? जैसे नक्सलवाद वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्षेत्रवाद की वजह से क्रिएट होते हैं बहुत ज़्यादा। किस मैंने हाँ देखो, पता है आपको, पता है एक चीज कि बजट अलोकेट होना पहले तो बहुत बड़ी बात है। बजट अलोकेट हो गया, उसके बाद भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता, वो पैसा खर्च ही नहीं होता, पूरा का पूरा पैसा खर्च भी नहीं होता, और जितना हुआ है वो जो टारगेटेड जो लोग हैं ना उन तक पहुंचता भी बहुत कम है। ये पॉलिटिकल इशू है बहुत बड़ा, ठीक है, राइट। तो अब आप क्या लिखोगे कि रीजनलिज्म अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया में रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि भारत में विविधता बहुत ज़्यादा। और अब आप सोचिए कि इतने विविधता वाले देश भारत में फिर भी राष्ट्रवाद इतना ज़्यादा है ना, कि सबके सब साथ में, ठीक है। तो कैसे इन दोनों के बीच में बैलेंस किया जाए, इसके ऊपर आपको बस 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं। अब 3-4 पॉइंट लिखिए फटाफट से, 3-4 पॉइंट्स लिख दीजिए, 3-4 पॉइंट्स लिखिए कैसे आप क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद में सामंजस्य बनाकर रखोगे। जल्दी से बताइए, फिर मैंने एक टास्क डिसाइड कर लिया आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। 4-5 पॉइंट्स लिख लीजिए। आपस में बातचीत करके नहीं, ये राज्य और केंद्र का मामला है, इसका मतलब ये थोड़ी सलाह करोगे। लिखिए, आप अपने पॉइंट लिखेंगे, फोन नहीं देखेंगे। हाँ, कॉपरेशन बनाना है ना, नेशनैलिटी बना के रखनी पड़ेगी। ना ना ना, अपना अपना आंसर लिखो, अपना अपना आंसर, बस हंसना भी नहीं है। पेन बंद कैसे हो गया?
ना ना, ये आदत बना लो जब तक लिखने के लिए रोका ना जाए कि स्टॉप राइटिंग। पेन बंद नहीं होना चाहिए, सोचते रहो, लिखते रहो। आपको लगता है 4 पॉइंट हो गए, बस हो गए। जब 2 मिनट में 4 पॉइंट हो गए तो और 10 मिनट सोचो। फॉन्ट साइज इंक्रीज। मैं तो ऐसे पढ़ नहीं पाऊंगी, ऐसे देखना पड़ेगा। आप ऐसा लिख इसलिए रहे हैं ताकि कोई पढ़ ना पाए, ताकि साइड वाले कॉपी नहीं कर पाए। रबड़ नहीं खाते, नीचे रखो। लिख ले, सोचते रहो और लिखते रहो। क्या लिखा है तुमने कॉपी में कि इतने पेज क्यों बचा रही हो, इतनी बचत क्यों कर रही हो? गुड।
आंसर कहाँ लिखा है तुमने? और छोटे छोटे लिख लो। और एक छोटी छोटी है। हम आपको स्पेक्स ब्रेक हो जाएगा इसलिए यूज हो जाएगा। आपके स्पेक्स ब्रेक होंगे या यूज हो जाएंगे थोड़े। इतनी फिक्र कर रही हो मेरी? इतनी मत करो। मेरा तो ठीक है, चेक नहीं कर पाएगा इवैल्यूएटर, इतने छोटे छोटे लिखोगे तो। देखो नंबरिंग में आपने बोल दिया 12 पॉइंट, अगर इसमें काम के 3 नहीं मिले ना तो सोच लेना। ये मतलब ही नहीं है कितने ज्यादा पॉइंट लिख रहे हो, कितने काम के पॉइंट लिख रहे हो, मुझे वो देखना है। और अभी मैं सबकी कॉपियां धीरे धीरे चेक कर रही हूँ, मैं यही देख रही हूँ कौन क्या काम की बात लिख रहा है। कोई भावनाओं में बह के बस बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं। लिखते रहो, मैं पढ़ती रहूंगी सबकी, लिखते रहो, कॉपी ओपन करो। हाँ ठीक है, हाँ समझ, पढ़ने का मन करता है पढ़ देख के। वो कह सकते हैं बिल्कुल। कुछ नहीं लिखा? गुड, अच्छे पॉइंट लिख रखे हैं। रख, कॉपी रख। प्रमोद कहीं कुआं खोद के फिर पानी लाएगा क्या? नहीं, आप आंसर लिख लो।